नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर क्वेस्ट फॉर हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह साइंस स्पेशल क्लास जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसके साथ साथ यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और इसके साथ साथ नीट जैसे एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हम 0 लेवल से लेकर उच्च लेवल तक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। यह चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास होती है। इसके बारे में हम फैक्ट जानते हैं, फैक्ट के बाद उन प्रश्नों को हल करते हैं और प्रश्नों के बाद उन प्रश्नों को भी लेते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो आपको यह क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वहीं बगल पर बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी क्लास डले तो आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप उस क्लास को देख सकें। तो चलिए आज की क्लास की ओर प्रोसीड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ना, इसमें क्या करते हैं हम टॉप 25 क्वेश्चन, कितने 25 क्वेश्चन आज लेंगे, कितने टॉप 25, और इसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर आगे को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो कैंसर है, कैंसर रोग का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आंसर क्या है, ऑर्गेनोलॉजी। तो अब ये अध्ययन क्या होता है, कैंसर क्या होता है, इसके बारे में हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप जानते हैं जिस प्रकार से ईंटों से मिलकर क्या बना होता है, एक मकान बनता है, इसी प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर के कोशिकाओं से मिलकर बनता है और शरीर बनता है। सेल से क्या मिलता है, शरीर। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, एक शरीर बनाती हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित वृद्धि के बाद क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, निश्चित समय के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जब किसी कारणवश की कोशिका का क्या होता है, विभाजन लगातार होता रहता है और उसका विभाजन रुकता नहीं है। कहने का तात्पर्य किसी भी अंग की कोशिका जब लगातार विभाजित होती रहती है तो उस अंग में क्या होता है, गांठ बन जाती है। क्या बन जाती है, जैसे कोई अंग है तो यहाँ पर क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, और इसी गांठ बन जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इस डेफिनेशन क्या होगी कैंसर की, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। कहने का तात्पर्य कोशिका का लगातार विभाजित होते रहना कैंसर कहलाता है, ठीक है। तो ये कैंसर होता है ना, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, ऑर्गेनोलॉजी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो आंसर क्या है, तंत्रिका कोशिका। अब हमको ये पता चलेगा कि सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो इसके साथ साथ हमको यही पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, और यही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो जो सबसे छोटी कोशिका है ना, इसका है पीपीएलओ, क्या कहते हैं, छोटी कोशिका है पीपीएलओ। जो बड़ी कोशिका है ना, आप जानते हैं शुतुरमुर्ग, क्या जानते हैं, शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग, उसका अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, उसको कहते हैं ऑस्ट्रिच एग। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? जो दांत होता है ना, ये दांत होता है, इस प्रकार से कुछ संरचना होती है, दांत की होती है ना, इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ चढ़ा रहता है, दांत की इस प्रकार से संरचना होती है। तो जो दांत बना होता है ना, वो बना होता है डेंटाइन का, किसका, डेंटाइन का क्या बना होता है, दांत। और इसके साथ साथ जो दांत के ऊपर जो परत चढ़ी रहती है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये होती है इनेमल की, किसकी होती है, इनेमल की होती है। और ये इनेमल के कारण ही दांत क्या होते हैं, सफ़ेद चमकते हैं। और ये इनेमल होता है ना, यही होता है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम अंग होता है। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम अंग या भाग कौन सा होता है? तो आंसर है डेंटाइन, जो कहाँ पर उपस्थित होता है, दांत के ऊपरी भाग में। यदि आपको ये प्रश्नों को हल करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहीं पर आई बटन में क्लिक करिएगा और हमारी जितनी भी क्लास है उनको देख डालिएगा, क्योंकि ये प्रश्न है ना उन क्लासों से ही रिलेटेड हैं और हम आपको इन प्रश्नों के बारे में पूर्ण जानकारी दे चुके हैं। तो आप जल्दी से उस क्लास को देख लीजिएगा, तब आपको ये प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? किस समान होती है? चप्पल के समान होती है। तो हमको आंसर तो मिल गया, क्या है, पैरामीशियम। अब इसकी संरचना देख ही लें हम कैसी होती है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, किस प्रकार से,
ऐसी कुछ संरचना होती है, इसके पास हेयर होते हैं चारों ओर, क्या होते हैं, इस प्रकार से इसके हेयर लगे रहते हैं। तो ये होता है पैरामीशियम। क्या होता है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की सब कैसी होती है आकृति, चप्पल के समान होती है। और यहीं पर हमको समझ लेना, ये पैरामीशियम है, ये क्या होता है, प्रोटोजोआ एक ग्रुप होता है, उसका एक सदस्य होता है। और इसके साथ साथ एक सदस्य और है, नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ये आपको प्लाज्मोडियम भर याद रखिएगा। क्या, प्लाज्मोडियम, क्या बताया हमने, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्यों याद रखना है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, आप जानते हैं ना, मलेरिया बुखार है, तो जो मलेरिया बुखार का मुख्य कारण होता है वो होता है प्रोटोजोआ ग्रुप का एक सदस्य प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के कारण ही हमको क्या होता है, मलेरिया बुखार होता है। वो आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि मादा एनाफिलीज मच्छर, वो मादा एनाफिलीज मच्छर काम क्या करती है, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार है तो मच्छर उसको काटेगा, तो उसके मच्छर के मतलब उस व्यक्ति को ब्लड क्या हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, मच्छर के अंदर आ जाएगा, और उसी मच्छर के ब्लड है ना, उसी में ब्लड में आ जाता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम परजीवी क्या आ जाता है उस मच्छर के अंदर। अब यदि वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा ना, तो उस व्यक्ति के अंदर भी पहुंच जाएगा क्या, प्लाज्मोडियम। तो यही कारण होता है कि मादा जो एनाफिलीज होती है ना, वो प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है ना, इसके कारण होता है मलेरिया बुखार, लेकिन इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि केंचुए की आँखें होती हैं या नहीं होती हैं, केंचुए की आँखें होती हैं नहीं है। चलिए हम केंचुआ बनाएं, तो कुछ इस प्रकार से केंचुआ होता है, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होते हैं, उसके शरीर में छल्ले छल्ले से होते हैं। तो जो केंचुआ होता है ना, उसकी आँखें नहीं होती हैं, क्या नहीं होती हैं, आँखें नहीं होती हैं। चलिए इसके बारे में एक नेक्स्ट फैक्ट बताएं अच्छा सा। यदि हमने केंचुए को कई भागों से क्या कर दिया, कट कर दिया, यदि कई भागों से कट कर दिया ना, तो जिसका जो मुख होता है जहाँ की ओर केंचुए का, तो मुख वाला भाग क्या हो जाता है, नया केंचुआ बना लेता है। और इसके साथ साथ जो पीछे वाले भाग है ना, वे सारे के सारे डेड हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर मुख होता है वो अंग क्या हो जाता है, नया केंचुआ बना लेता है। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या हुआ कि केंचुए में आँखें नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि गाजर में कौन सी विटामिन होती है, क्या, गाजर में कौन सी विटामिन होती है। तो जो गाजर है ना, वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, क्या है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। तो गाजर से कौन सी विटामिन मिलती है हमको, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी होता क्या है, आँखों से कम दिखना या ओझल होना विटामिन ए की कमी से होता है। और इस बीमारी का नाम क्या है, रतौंधी। अब जब हमको विटामिन ए ही पता चल गया है, तो बी के बारे में जान लीजिए। जो विटामिन बी होता है ना, तो अंकुरित अनाज होते हैं, जो क्या होते हैं, अंकुरित अनाज, दूध दही होता है ना, इससे हमको विटामिन बी प्राप्त होती है। और इससे जो बीमारी होती है ना, जो बेरी बेरी बीमारी होती है, क्या होती है, बेरी बेरी। ये बेरी बेरी बीमारी होती क्या है, जो त्वचा होती है ना, त्वचा या स्किन, वो झुलस जाती है, मुरझा जाती है, इसको बेरी बेरी रोग कहते हैं। अब विटामिन बी के बारे में पता चल गया, तो सी के बारे में जान लीजिएगा। विटामिन सी होता है ना, तो इसका मुख्य स्रोत होता है, क्या होता है मुख्य स्रोत, आंवला। क्या होता है, आंवला में पाया जाता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में। इसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और जो इसकी बीमारी होती है ना, इससे होती है स्कर्वी बीमारी। क्या होती है, स्कर्वी रोग होता है। और जो स्कर्वी रोग क्या होता है बेटा, जो दांत होते हैं ना, उससे जब पस या मवाद आने लगता है ना, तो उसी को कहते हैं स्कर्वी रोग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें दांतों या मसूड़ों से पस निकलने लगता है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन ए। और इसके साथ साथ गाजर, इसके साथ साथ डी के बारे में और जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन डी है ना, जो हमको सूर्य से प्राप्त होती है, किससे, सूर्य से प्राप्त होती है। इसका नया नाम विटामिन डी है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, मुफ्त का विटामिन कहते हैं, क्या, मुफ्त का विटामिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किस पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती। तो समझ लीजिए प्रोटीन क्या है। तो जो पदार्थ होता है ना, भोज्य पदार्थ, ये 3 भाग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो यहीं से पूछा है, जो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन के बारे में पूछा कि प्रोटीन किस में नहीं पाई जाती। तो प्रोटीन किस में
नहीं होती है चावल में। प्रोटीन का काम क्या होता है? जो बॉडी बिल्डिंग का कार्य करती है, क्या करती है? शरीर को बनाने का कार्य करती है। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए ना तो व्यक्ति रूखा हो जाता है, पतला हो जाता है। और प्रोटीन की कारण ही हमारा शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, तो प्रोटीन किस में नहीं होती है? चावल में नहीं होती है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है? भार या वेट या वजन तो क्या होता है? 1350 या 1350 ग्राम होता है। क्या होता है? 1350 ग्राम। चलिए, अब जो मस्तिष्क है ना, इसके बारे में हम आपको नीचे चित्र दिया उसके बारे से उसके मतलब इसके द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि मस्तिष्क होता क्या है, कितने भाग होते हैं, कौन भाग क्या काम करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अपोजिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क का वेट आप याद रखना, यहाँ पर 1350 ग्राम होता है। आप मस्तिष्क के मानव की जगह बच्चे को मत लीजिएगा, क्योंकि मस्तिष्क का भार क्या होता है? धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो जो 1350 है वो स्वस्थ व्यक्ति का है। किसका? नॉर्मल मैन का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अपोजिट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी पाई जाती है? आयरन या लोहा पाई जाती है। क्या? आयरन। तो आपको यदि ये रक्त के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो तो हमने रक्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं कि व्यक्ति का रक्त कितने प्रकार का होता है, आरबीसी क्या होती है, लाल रक्त का रंग लाल क्यों होता है, और इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति के ब्लड टेस्ट करना है या किसी को देना है तो कौन व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, इसके बारे में आप आई बटन में क्लिक करके सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि कौन सा, यहाँ पे सा है, कौन सा शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कहने का तात्पर्य जो पोषक तत्व है ना, सीधी बात है, बॉडी को यदि किसी ऊतक मतलब क्या बताया था? कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और ऊतक बढ़ेंगे तभी तो शरीर डेवलप होगा। तो उसकी वृद्धि के लिए पनीर की आवश्यकता होती है। किसकी? पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन हम बताइए बॉडी बिल्डिंग का कार्य करती है। तो ऊतकों में वृद्धि किस कारण होती है? पनीर में पोषक तत्व के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी को कहते हैं वनस्पति, क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। और बॉटनी के अंतर्गत विश्व में जितने भी पौधे पाए जाते हैं इन सभी के अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपको पता है क्या है? लीवर है। क्या है? यदि क्वेश्चन आया शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी, आंतरिक लग जाए, यदि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपने लीवर लगाया, यदि सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि आ जाए ना तो उसका नाम है थायराइड। क्या है? थायराइड। तो आपको याद रखना कि पूछ क्या रहा है। यदि पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है तो आप क्या टिक करेंगे? थायराइड। थायराइड कहाँ पर होती है? गले के पास में होती है थायराइड ग्रंथि। और जब कभी कारण थायराइड ग्रंथि से सूजन आ जाती है ना थायराइड ग्रंथि में, तो हमको क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है या एक्सक्रेशन होता है? तो किससे होता है? रिलैक्सेन हार्मोन निकलता है। कौन सा? जो जनन अंग होते हैं ना, जनन अंग कह मतलब क्या, या गोनेडा ऑर्गन कहा जाए उनको, तो उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सेन हार्मोन निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। अब आपको यदि प्रश्न को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो तो इसका हम पोस्टमार्टम कर दें। तो ऐच्छिक मतलब होता है मनुष्य की इच्छा से। ऐच्छिक मतलब मनुष्य की इच्छा से। गति माने होता है मूवमेंट करना या चलना। अब नियंत्रण माने कंट्रोल करना। तो मनुष्य जितने भी कार्य करता है उस पर नियंत्रण कंट्रोल या नियंत्रण किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। आप सभी लोग जानते हैं। तो यदि कोई भी इच्छा से कार्य करना चाहता है व्यक्ति तो कहाँ से कंट्रोल होगा? मस्तिष्क से होगा। और जो मस्तिष्क का जो भाग होता है ना कंट्रोल करने का, वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और इसके साथ साथ एक और होता है मिड भाग। ठीक है, तो इसके साथ प्रमस्तिष्क कहा जाए या पश्चिम मस्तिष्क कहा जाए और
अग्र मस्तिष्क कहा जाए। इस प्रकार से 3 भाग होते हैं। तो जो सेरिब्रम होता है ना, वो प्रमस्तिष्क होता है, या क्या होता है, सेरिब्रम होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या होता है, प्रमस्तिष्क। तो जो प्रमस्तिष्क होता है वो मनुष्य की इच्छा के आधार पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया कि मनुष्य जिस इच्छा से कार्य कर रहा है ना, उस पर कंट्रोल किसका होता है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम क्या है, ये मस्तिष्क का भाग है। आपको हम मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी आपको पीछे देंगे, उसके चित्र से आपको समझाएंगे। अब ऐच्छिक के साथ साथ कुछ अनैच्छिक गतियाँ भी होती हैं। कैसे, जो हम इच्छा नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, फिर भी होती हैं। आप हृदय को रोक सकते कि धड़कना रुक जाए, आप सांस लेना रोक सकते, नहीं रोक सकते, कुछ समय के लिए रोक सकते पर हमेशा नहीं रोक सकते। तो कुछ ऐसी गतियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा से होती है, जैसे हाथ पैर हिलाना और आँखों की पुतलियों को रोकना, ये इच्छा पे आधारित नहीं है। खांसना छींकना इच्छा पे आधारित नहीं है। तो ये कैसी हैं, अनैच्छिक गतियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रण होता है। तो हमने बताया ये मस्तिष्क होता है ना, तो उसके भाग बताए थे हमने, सेरिब्रम, सेरिबेलम। वहीं पर एक सबसे पीछे भाग होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क का ये नीचे पीछे की ओर भाग होता है इस प्रकार से, अभी बताएंगे हम चित्र के थ्रू। ऐसे होता है मस्तिष्क, ऐसा बना होता है। तो ये भाग होता है ना यहाँ पर हाइपोथैलेमस, यहीं पर शरीर का क्या होता है, तापमान का नियंत्रित होता है। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सी। आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सी। और यह शरीर का तापमान कंट्रोल कहाँ से होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क से। मस्तिष्क कौन से भाग से, हाइपोथैलेमस वाले भाग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और प्रोसीड करते हैं। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको जितने मस्तिष्क के क्वेश्चन है ना, ये तो हलवा लगने लगेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम आपको बेस्ट ट्रिक के द्वारा, चित्र के थ्रू आपको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए या फिर ग्रहण किया जाए, किसके द्वारा होता है। अमीबा होता है ना, उसकी कोई आकृति नहीं होती है, इस प्रकार से ऐसा कैसे ही बना दें, तो ये अमीबा होता है। अब सपोज दैट यहाँ पर कोई भोजन है, तो ये अमीबा आएगा, इस प्रकार से शरीर को फैलाएगा। क्या करेगा, इस प्रकार से फैला करके शरीर को ऐसे ऐसे फैलाएगा। अब धीरे धीरे क्या करेगा, इस अंग को इस प्रकार से बंद कर लेगा, और ये भोजन क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर हो जाएगा। तो ये पैरों जैसा होता है ना, तो ये रियल में पैर नहीं होते, पर पैरों जैसा कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद। मतलब कहने का तात्पर्य, कूटपाद उनको कहते हैं जो पैर नहीं है पर पैरों जैसा काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद। रियल में पैर नहीं है ना हाथ हैं, लेकिन उन जैसा कार्य कर रहे हैं। ये भोजन को चारों ओर से घेर करके क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कूटपाद। तो जो यह क्रिया किस में होती है, अमीबा में होती है। और आपको हम बता चुके, अमीबा है ना, वो प्रोटोजोआ ग्रुप का एक सदस्य है, उसी का क्या है, प्लाज्मोडियम है। आपको उसके बारे में बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपको बता चुके हैं हम, क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज। क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज। और इसी का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। आप टाइलिन तो ये बहुत ही प्राचीन नाम हो गया, प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको याद रखना क्या है, टाइलिन भी याद रखना है और सेलिवरी एमाइलेज याद रखना है। इस दोनों, सेलिवरी एमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं, टाइलिन को ही सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं। और आपको हम बता चुके हैं कि जो लार है ना, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6.8 होता है। कितना होता है, 6.8 होता है। और जो लार का पीएच मान है ना, तो ये कैसा होता है, हमने बताया 7 से कम है तो एसिडिक है या अम्लीय है। अम्लीय है तो इसका स्वाद कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। 18 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, क्या कहलाता है। आपको हम श्वसन अध्ययन, श्वसन है ना, श्वसन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी पिछली क्लासों में दे चुके हैं। यदि आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। आपको ये प्रश्न है ना, नहीं तो आप धज्जियाँ उड़ा देंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो इसकी हमने एक प्रक्रिया बताई थी वहीं पर, वायु श्वसन में। वायु श्वसन में हमने बताया था एक गैसों का परिवहन, और दूसरी बताया था, वायु श्वसन 2 प्रकार का बताया था, गैसों का परिवहन और दूसरा बताया, पहला बताया तो श्वासोच्छ्वास, दूसरा गैसों का परिवहन। जो श्वासोच्छ्वास है ना, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। क्या बांटा था, उच्च श्वसन और निःश्वसन। उच्च श्वसन और निःश्वसन। उच्च श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करना। निःश्वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। तो क्या कह रहा है वो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
श्वास ग्रहण करना अर्थात ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना क्या हो गई निःश्वसन, और छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना उच्च श्वसन। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो दोनों को सम्मिलित रूप से पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा श्वासोच्छ्वास। यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या होता आंसर निःश्वसन। यदि क्वेश्चन आ जाता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास छोड़ता है तो आंसर क्या आ जाता उच्च श्वसन। क्वेश्चन आ जाता कि वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य श्वास छोड़ता है कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और लेता है तो कौन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है। आपको बता चुके हैं हम, श्वसन में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। श्वसन मतलब होता है सांस का लेना, और ऑक्सीजन का काम क्या होता है दहन करना मतलब जलाना। तो जो ऑक्सीजन है ना वो ग्लूकोज को क्या करती है जलाती है, और जला करके क्या प्राप्त होती है ऊर्जा प्राप्त होती है। वही ऊर्जा किस रूप में बताई हमने एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त हो चुकी है। आपको इसके बारे में हम आप संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। तो ऊर्जा उत्पादन कोशिका में किसके रूप में होगा, किसके उपयोग से होगा ग्लूकोज के उपयोग से। और किस रूप में ऊर्जा निकलेगी, यदि क्वेश्चन आता कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका का प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है, ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो आंसर क्या होता है एटीपी के रूप में। ठीक है ना, वो आपको यही बता चुके। जो उस ऊर्जा का पावर हाउस है ना वो किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस, क्योंकि वहीं पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, दहन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। हम बता चुके हैं आपको अच्छे से कि बाहर से क्या करते हैं ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रही है कोशिकाओं के अंदर, लेकिन किसकी बात कर रहा है वो पौधों में। तो पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से क्या कर रही है अंदर जा रही है। तो जो ऑक्सीजन नहीं जाएगी बल्कि CO2 के रूप में जाएगी ऑक्सीजन। आपको बता चुके हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनता है क्लोरोफिल, और सनलाइट के साथ में बनता है ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन तो जा रही है पर किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो इस क्रिया को जाने की क्रिया को क्या कहते हैं विसरण कहते हैं। विसरण आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपने समझ लीजिए ये क्या है, एक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या है पानी है, इस और चीनी का घोल है, यहाँ पे आप कपड़ा लगा दीजिए धीरे धीरे आपस में क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो आपस में ये मिलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं विसरण। तो विसरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होती है ऑक्सीजन क्या होती है पौधों की कोशिकाओं तक पहुँचती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि श्वास की अभिक्रिया मतलब सांस लेना खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। कहने का तात्पर्य जब हम श्वास लेते हैं क्या करते हैं श्वास लेते हैं, मनुष्य की बात कर रहा है, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और ऑक्सीजन अंदर जाती है तो कोशिका में क्या करती है दहन की क्रिया करती है, आपको बता चुके। और दहन करके क्या करती है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो दहन क्रिया होती है इसी को तो विघटन कहते हैं, दहन का ही तो दूसरा नाम क्या है दहन का कहते हैं। या विघटन मतलब नष्ट करना, दहन का मतलब किसी चीज़ को जला देना नष्ट करना। तो क्या होती है विघटन क्रिया, ये दहन क्रिया होती है। कहाँ पर होती है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, तो श्वसन क्रिया में क्या होगी आपको समझ में आ गया। श्वसन क्रिया अभिक्रिया खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है विघटन, मतलब खाद्य पदार्थ क्या होंगे दहन होंगे विघटित होंगे तभी तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसका आंसर क्या होगा विघटन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से किस रूप में होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य इसका ये वो कह रहा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना पौधों में जो बनते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान है ना वो किस प्रकार से किस रूप में जाते हैं, तो किस रूप में सुक्रोज के रूप में जाते हैं। कहने का तात्पर्य सपोज दैट भोजन क्या करते हैं पौधे क्या करते हैं भोजन बनाते हैं, आपको बता चुके प्रकाश संश्लेषण। अब भोजन होता है ना पौधों में क्या हो जाता है एकत्रित हो जाता है, तो वो एकत्र किस रूप में होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में सुक्रोज के रूप में होता है स्थानांतरण पौधों में। ठीक है ना, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। और सुक्रोज है ना, आपको एक फैक्ट बता दें, ये सुक्रोज है ना तो कहा या क्वेश्चन आया है सबसे मीठी प्राकृतिक, याद रखना जब प्राकृतिक लगे तभी ये सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर या शर्करा क्या है, तो कौन सी है सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है सुक्रोज, क्या है सुक्रोज।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप को क्या कहते हैं? बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर। आपको हम बता चुके हैं अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कि क्या होता है, बीपी कितना होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। आपने यदि अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो हम बता चुके, तो बीपी क्या होता है? रक्त के द्वारा धमनियों में डाला गया दाब ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहलाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है? बीपी 120/80 और यूनिट लगाना मत भूलिएगा, mmHg। इसका पूरा आंसर होता है 120/80 mmHg होता है। जिस प्रकार से आपने आलू लिए ना, तो एक नहीं कहेंगे, 1 किलोग्राम कहेंगे या 1 ग्राम कहेंगे, या ठीक है ना। यदि दूध लिया तो 1 लीटर कहेंगे, एक नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से 120/80 mmHg कहेंगे, ना कि 120/80। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क हमने बताया ना, इस प्रकार से कुछ होता है, तो इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है, ये होती है ड्यूरामीटर की। किसकी? ड्यूरामीटर की बनी होती है बाहरी झिल्ली। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, सॉरी लास्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारी जो सूंघने की होती है ना, आपको जहाँ पर घ्राण समझ में आया, आपको याद रखना है, जब भी घ्राण शब्द समझ में आ जाए, कहीं भी मिला जाए, कहीं भी घ्राण शब्द आ जाए, तो आपको याद रखना घ्राण से शब्द आंसर होता है सूंघना। क्या? और सूंघते किसके थ्रू है? नोज के थ्रू, नाक के थ्रू। तो सूंघने की क्षमता किससे? घ्राणेंद्री पाली से। आपको सूंघना शब्द मिल जाए, सूंघना कहीं भी हो तो घ्राण मिलेगा, और घ्राण जहाँ भी मिल जाए तो आप सूंघने से लगाएंगे। चलिए अब हम आपको बता दें मस्तिष्क के बारे में। हम कहा था ना, तो ये होती है इस प्रकार से कुछ मस्तिष्क की संरचना। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सेरिब्रम, ये हमारा होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। और इसी को कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और दूसरा भाग होता है मिड ब्रेन। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। मिड माने होता है बीच का, तो ये होता है मिड ब्रेन। क्या होता है? आप याद रखना, जो सेरिब्रम होता है ना, तो सेरिब्रम के 3 भाग होते हैं इसके अंतर्गत। एक तो ये सेरिब्रम वाला पूरा भाग है, एक हो गया, और इसी के साथ साथ ये वाला भाग है ना थैलामस, और एक जो हाइपोथैलामस, ये पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क है। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। ये पूरा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क है या सेरिब्रम है। दूसरा हमने बताया भाग कौन सा? मध्य ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। इसके अंतर्गत भी 3 भाग होते हैं। एक तो मध्य ब्रेन हो गया, इसके साथ साथ एक पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मध्य ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। इसका पूरा कितना होता है मध्य ब्रेन? यहाँ से लेकर के ये इतना होता है मध्य ब्रेन। क्या होता है? ये होता है मध्य ब्रेन। ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम अर्थात सबसे अग्रभाग। सीधी बात है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग को सेरिब्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत सेरिब्रम, हाइपोथैलामस और थैलामस आता है। मध्य ब्रेन के अंतर्गत पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। और जो अंतिम भाग है ना, उसको कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। ये होता है, केवल इतना होता है ये सेरिबेलम। और यहीं से ग्रंथि लगी होती है, यहाँ पे लगता है ना, ये पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए अच्छे से आप, ये देखिए, ये ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यहाँ से इस प्रकार से छोटी सी लगी होती है, चने के दाने के समान होती है, तो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। जो थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। और जो मध्य मस्तिष्क होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? पोन्स, ये वाला भाग, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला, इतना भाग क्या होता है? मध्य ब्रेन होता है। और जो होता है पश्चिम ब्रेन, क्या होता है? सेरिबेलम। और जो अब आप यहाँ पर कार्य समझ लीजिएगा, जो सेरिब्रम होता है ना, इसका काम होता है थॉट, सोचना, किसी चीज़ की चिंतन करना, कि निर्णय लेना कि क्या सही है क्या गलत है, पढ़ना, अध्ययन करना, जितने ये चिंतन वाले कार्य हैं वो सारे के सारे प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम से होते हैं। और हम सबसे ज़्यादा उपयोग सेरिब्रम का करते हैं, इसलिए ये शरीर सबसे, ये अंग क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इसलिए क्वेश्चन आता है मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम, ठीक है ना। और सबसे छोटा भाग कहा जाए तो मिड ब्रेन।
क्योंकि इसका इतना सा ही भाग होता है मिड ब्रेन में, कितना, इतना सा। तो सबसे छोटा भाग होता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके अंतर्गत आते हैं। और जो सेरिबेलम होता है, ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सेरिबेलम का, पश्चिम वाले भाग का, इसका होता है बैलेंस बनाना, शरीर का क्या होता है, बैलेंस बनाने का कार्य होता है सेरिबेलम का। और जो मिड भाग है ना, इसके अंतर्गत एक हमने बताया जो पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, यही होता है शरीर का ताप कंट्रोल करता है। हम बता चुके हैं ना, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। शरीर का तापमान से कितना बताया था हमने आपको, 37 डिग्री सी बताया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं, इसी के अंदर थैलामस, हाइपोथैलामस आता है, इसका काम होता है सोचना। मध्य ब्रेन के अनुसार पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, इसका काम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और जो सेरिबेलम होता है ना, ये सबसे पश्चिम भाग होता है, और इसका काम क्या होता है बेटा, इसका होता है शरीर को बैलेंस बनाना। तो इस प्रकार से हमारी क्लास संपन्न होती है। आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये प्रमस्तिष्क देखिएगा, ये अग्र मस्तिष्क, इसी के अंदर थैलामस, हाइपोथैलामस है। और ये मध्य ब्रेन के अंतर्गत देखिएगा पोन्स और अनुमस्त मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और इसके साथ ये यहाँ पर है प्रमस्तिष्क, मतलब सबसे पीछा वाला भाग। ये यहाँ पर ये क्या है, प्रमस्तिष्क। ये क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये प्रमस्तिष्क है, ये ठीक है ना। ये प्रमस्तिष्क मतलब पिछला भाग है, और ये यहाँ पर पूरा क्या है, मध्य भाग है, और ये पूरा का पूरा ऊपर बना हुआ है, ये क्या है, अग्रभाग है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्लास आज की संपन्न होती है। यदि आपको इस क्लास अच्छी लगी हो और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। आपके लिए देखिए हमने कितने अच्छे सजा करके आपको अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। यदि आपको इस क्लास से अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दोस्तों को जोड़िएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जानते हैं आप इस क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है ना, तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।